अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। और हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के। टमाटर के उत्पादन पर एक किसान का अनुभव। दुधारू पशुओं में गर्मी में न आने की समस्या और इसका उपचार। धान की फसल से विभिन्न हानिकारक कीट और रोगों के नियंत्रण पर विशेष जानकारी भाग 4। किसान भाइयों, अपने हरियाणा में डेयरी व्यवसाय एक सफल व्यवसाय बन गया है और इस व्यवसाय से अच्छा लाभ भी प्राप्त किया जाता है। और जरूरी है ऐसे में कि दूध उत्पादन को अधिक बढ़ाया जा सके और दुधारू पशु समय पर गाभिन हो सके। लेकिन देखने में अक्सर ये आता है कि कुछ कमियों के कारण पशु गर्मी में नहीं आते और आते भी हैं तो वो गर्भित नहीं होते। तो इस समस्या का कारण क्या है और इसका उपचार कैसे किया जाए, आइए जानते हैं एक पशु वैज्ञानिक डॉक्टर नितिन कुमार बजाज से। भाइयों, हम लोग आज चर्चा करेंगे पशुओं के गर्मी में नहीं आने के कारणों के बारे में, या जिसको हम लोग अमदकाल कहते हैं। अमदकाल एक बहुत बड़ी समस्या है और एक विकराल रूप धारण करती जा रही है। तो अगर पशु गर्मी में नहीं आ रहा है तो उसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो हम लोग शारीरिक कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं फिजियोलॉजिकल एनिस्ट्रस, या हम लोग कहते हैं शारीरिक अमदकाल। शारीरिक अमदकाल कब होता है? जब पशु अभी पूरी तरीके से यौवन अवस्था को प्राप्त ना कर चुका हो, तब पशु गर्मी में नहीं आता है। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है। इस समय पशु गर्मी में नहीं आया, ये कोई चिंता की बात नहीं है। समय आएगा जब पशु अपना वजन पूरा कर लेगा जितना उसे गर्मी में आने के लिए चाहिए, तब ये ऋतु चक्र जो है या गर्मी में आने का चालू हो जाता है। जरूरी नहीं है कि पशु के अंदर किसी प्रकार की कोई बीमारी हो और वो उसी समय गर्मी में ना आए। अगर पशु गाभिन भी होता है तो पशु गर्मी में नहीं आता है। सामान्यतः गाय के अंदर 20 से लेकर 21 दिन के अंदर पशु को गर्मी में आना चाहिए और भैंसें 21 से लेकर 23 दिन के अंदर पुनः गर्मी में आती है। अगर ये चक्र किसी प्रकार से टूटता है तो हमें इसका काफ़ी नुकसान होता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि उसके अंगों के अंदर कुछ विकार हो सकते हैं जिस कारण से वो गर्मी में नहीं आ रहा है। दूसरा कारण हो सकता है कि उसे जो जरूरी खनिज तत्वों की या जरूरी मात्रा में जो उसको पोषण तत्वों की ज़रूरत है उनकी कमी हो सकती है, उस कारण से वो गर्मी में नहीं आ सकता है। तीसरा कारण हो सकता है कि उसके अंदर किसी प्रकार का जो रख रखाव हम कर रहे हैं, जिसे अंग्रेजी हम लोग मैनेजमेंट कहते हैं या प्रबंधन कहते हैं, उसमें हम लोग किसी प्रकार की लचरता बरत रहे हैं तो उसमें भी वो गर्मी में नहीं आ सकता है। चौथा कारण हो सकता है कि उसमें किसी प्रकार के हार्मोनों की कमी हो जो कि शरीर के अंदर प्रजनन की क्षमता प्राप्त करने के लिए ज़रूरी होता है। तो पहले कारण की अगर हम लोग बात करें, अगर शारीरिक विकार है जो कि मूलतः अंडाशय में देखने को मिलता है, अंडाशय जहाँ से अंडे का उत्सर्जन होता है और वही अंडा आगे जाके बच्चों का रूप धारण करता है जब हम लोग उसे गाभिन कराते हैं, तो अगर उसमें किसी प्रकार का अंडाशय में कोई प्रकार की कमी है उस कारण से वो गर्मी में नहीं आ सकता है। इसके लिए हमें अपने पशु चिकित्सक के पास जाके उसके पहले गुदा विधि से जांच करानी चाहिए। तो पशुपालक जब भी अपने पशु चिकित्सक के पास लेके जाएं वहां पे पर गुदा विधि से उसकी जांच कराएं। इस प्रकार से उसका निवारण हो सकता है। शारीरिक कमी के अलावा जो अब दूसरा कारण हो सकता है वो हो सकता है किसी प्रकार का मैनेजमेंट या प्रबंधन के अंदर किसी प्रकार की कमी है। पोषण अगर हम लोग समय पे ठीक से अच्छा बैलेंस्ड या संपूर्ण एक अच्छा राशन नहीं दे रहे हैं, जिसके अंदर मुख्यतः नमक की मात्रा और जो खनिज पदार्थ है उनकी मात्रा नहीं दे रहे हैं, तो वो भी एक कारण हो सकता है कि हमारा पशु समय पे गर्मी में ना आए।
कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि पशुओं को कम खाना खिलाते हैं या उसको भूसे पे ही रखते हैं। भूसे पे अगर उसको रख रहे हैं तो उस कारण से भी वो अपना जो वजन चाहिए, उसको वजन आना चाहिए जितना, वो ना आ पाता है। उस कारण से भी वो बार बार गर्मी में नहीं आता है। उस कारण से भी ये ऋतु का चक्र टूट जाता है। तो उनको हम लोग अच्छे खनिज पदार्थ के तौर पे, अगर हम लोग घर में चाहें तो हम लोग उसको नमक, जब भी आप उसको सानी बना के खिलाते हैं तो उसमें 2-3 डली नमक की पीस के डाल दें, वो आप खिलाएं। घर में आपका जो किचन वेस्ट या जो रसोई से बचा हुआ चारा होता है, जैसे कि पालक की डंडियां, प्याज के छिलके, गोभी की डंडियां, ये सब मिला के आप सानी में खिलाएं। और हरा चारा अगर आपके पास उपलब्ध है तो वो आप खिलाएं, साइलेज खिलाएं। और ये सब चीज़ें खिलाने से पशुओं को अच्छा वजन आ जाता है और उसके अंदर जो भी खनिज पदार्थों की कमी है वो पूर्ण हो जाती है। इसके पश्चात हम बात करेंगे कि समय समय पर पशुओं को हम लोग कृमिनाशक दवाई दें। हर 3 महीने के अंदर पेट की कृमियों नाशक दवाई दें। कैल्शियम की कमी के कारण भी कई बार पशु गर्मी में नहीं आता है। उसका सबसे बढ़िया घरेलू इलाज है कि जिस पात्र में आप पानी पिलाते हैं उसे चूने से पोत दीजिए। चूने से पोतने से क्या होता है, उसमें से धीरे धीरे कैल्शियम भी गलता जाएगा और शरीर में जाता जाएगा। अगर पशुओं के अंदर किसी प्रकार की हार्मोनल कमी है तो हार्मोनल कमी के लिए हम लोग कभी भी खुद हार्मोन का इस्तेमाल न करिए, ये बहुत हानिकारक हो सकते हैं। सबसे सही तरीका तो यही है कि हम अपने पशु चिकित्सक के पास जाएं, उसको बाकायदा अच्छी तरीके से चेक कराएं या जांच करवाएं। उसके बाद ही हम उसके अंदर जो भी कमी है उसे पूर्ण करने के लिए जो हमारे पशु चिकित्सक हार्मोन के लिए बताते हैं वही हार्मोन वो खुद लगाएं। फिर बात आती है कि पशुओं के अंदर गर्मियों के लक्षण क्या हैं। पशु जब गर्मी में आता है तो मुख्यतः वो रंभाता है और अपने साथी की तलाश करता है। योनि मार्ग जो होता है वहाँ लालपन आ जाता है, श्लेष्मा लाल हो जाती है और वहाँ से चिपचिपा बिल्कुल पानी के जैसा साफ पदार्थ निकलता है। और वहाँ पे जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है वो उसकी एड़ी के पास आके टूट जाता है। पशु बार बार थोड़ी थोड़ी देर में पेशाब करता है। ये जो लक्षण होते हैं, अधिकतर दूध में हल्की सी कमी आ सकती है कभी कभी जब पशु गर्मी में आता है, या कभी कभी वो चारा भी कम खाने लगता है। तो ये सारे लक्षण जो है पशु के गर्मी के आने के लक्षण हैं। अगर ये लक्षण मिलता है तो मतलब पशु को गाभिन कराने का समय बिल्कुल सही समय आ गया है। इस समय गाभिन कराएं। पहले हम लोग ये देख लें कि पशु गर्मी में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अगर आपको जरा सी भी शंका है अपने पशु चिकित्सक के पास ले जाएं, एक बार जांच कराएं। जांच कराने के बाद जो भी आपको सलाह दी जाती है उस सलाह पे अमल करें। तो मेरे किसान भाइयों, आप बहुत अच्छा लाभकारी डेयरी व्यवसाय या गौवंशीय पशुओं से आप या भैंसवंशीय पशुओं से आप अच्छा नफा कमा सकते हैं और अच्छा लाभ कमा सकते हैं। किसान भाइयों, टमाटर एक नकदी फसल है और जिसके प्रयोग के बिना हर व्यंजन अधूरा सा ही लगता है और इसीलिए इसकी मांग बाजारों में हमेशा ही बनी रहती है। हमारे एक किसान शैलेंद्र ठाकुर भी टमाटर की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं उन्होंने टमाटर की फसल में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्यों को अपनाया है। देखते हैं कार्यक्रम की इस प्रस्तुति के माध्यम से। किसान भाइयों, अब बात करते हैं हम सोलन के एक ऐसे प्रगतिशील किसान से जिन्होंने टमाटर की पैदावार बहुत ही अच्छे तरीके और जो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। सबसे पहले नाम जानते हैं। सर, आपका शुभ नाम? जी, शैलेंद्र ठाकुर। शैलेंद्र ठाकुर जी, अगर हम बात करें कि आपने अपने खेत में जो हम देख रहे हैं इस समय टमाटर की पैदावार बहुत अच्छे तरीके से की है, तो हम जानना चाहेंगे कि ये शुरुआती तौर पे आप क्या ऐसा करते हैं जिसमें आपकी जो पैदावार इतनी अच्छी हो जाती है? पहले तो शुरू में हमें 6 महीने के लिए इस खेत को मतलब रेस्ट देना चाहिए और टमाटर लगाने से पहले। उसके बाद इसमें बुआई वगैरह करके फिर टमाटर लगाने चाहिए। तो टमाटर लगाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो टमाटर की दूरी है, जो पौधे की दूरी है, वो 10 से 12 इंच की दूरी होनी चाहिए पौधा लगाने की। शैलेंद्र ठाकुर ने मार्च माह में मटर को निकालकर उसी खेत में टमाटर लगाए। लगाते समय 2 पौधों के बीच की दूरी आधा फीट रखी और लाइन से लाइन की दूरी 2.5 फीट रखी। उसके बाद जिस टाइम लगते हैं उस टाइम सिंचाई का भी ध्यान रखना चाहिए। हर रोज़ इसकी सिंचाई होनी चाहिए, सुबह भी और शाम भी। 15 दिनों बाद फिर हमें इसमें छुपाई करनी चाहिए। और हमें ध्यान रखना चाहिए जो मतलब एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी 2.5 से 3 फुट की दूरी होनी चाहिए, ताकि जब बाद में हम पौधा तैयार हो और तुड़ाई करते वक्त हमें प्रॉब्लम ना आए, मतलब आपस में जुड़े ना मतलब लाइनें। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए।
और इसके अलावा और कौन सी बातें जो है किसान भाइयों को हमेशा इस ध्यान में रखनी चाहिए, किस तरह के छिड़काव करने चाहिए और कौन कौन सी आपको लगता है कि बीमारियां जो पौधों को घेर लेती है उनसे बचने के लिए कौन कौन से सावधानियां आप बरतते हैं? का होता ही है बेबी स्टेन, और अगर आपके टमाटर में काले टिक्कियाँ या काला दाग लगे, काली डंडी, तो उसके लिए आपको रेडोमिल करनी चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए स्प्रे के। और अगर स्प्रे की हम बात कर रहे हैं जैसे, तो इसका अंतराल अगर हम बोलें कि कितने अंतराल बाद हमें स्प्रे करनी चाहिए? 10 से 15 दिनों के अंदर मतलब स्प्रे का छिड़काव होना चाहिए। और अगर हम क्योंकि ये अगर हम बात करें तो ये मौसमी ऐसा फल है जो पूरे साल भर उगाया जाए, साल भर। तो छुपाई करने के बाद जब हम इसकी गुड़ाई करते हैं, गुड़ाई मतलब बेड देते हैं दोनों साइड से, उसके बाद पहले झंबे लगाए जाते थे, लेकिन वो तकनीक चेंज कर दी गई है हमने। अब हम इसमें बैम्बू स्टिक लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पे इस तरह की लगी है, और इसमें हम प्लास्टिक के इनको यूज़ करके पौधे को सीधा करने के लिए अब इसे यूज़ कर रहे हैं। जून माह से टमाटर की तुड़ाई शुरू हो गई। आज तक उनको 3 बीघा से 15 किलो के 300 बॉक्स मिले और प्रति बॉक्स 250 रुपये भाव मिला। इससे उनको 75,000 रुपये राशि मिली। खेत की तैयारी से तुड़ाई तक उनको 40,000 रुपये का खर्चा आया। इस टमाटर से उनको 35,000 रुपये शुद्ध आय प्राप्त हुआ। यह टमाटर अगले माह में ख़त्म होने के बाद उसी खेत में वो फिर से मटर लगाने वाले हैं। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं यहाँ पर एक बहुत छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। आप कहते थे हम जब सत्ता में आएंगे हम लोन नहीं लेंगे, लोन लेना आपने भी शुरू कर दिया। सवाल जो करते हैं आपके हक की बात, आप जो सलाह देते हैं वो सलाह मानी नहीं जाती है, फाइल उठा के फेंक दी जाती है। आईएएस लॉबी ने मेरी फाइल उठा के फेंकने वाला इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। या तो फिर आप ये मान लीजिए कि वो गीता जो है धार्मिक पुस्तक नहीं है, आप ये भी नहीं, जित भी मेरी पट भी मेरी। बात चाहे सियासत की हो या आपके सरोकार की, आप में ऐसी कौन सी कमी थी कि मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे? आपसे जुड़े हर सवाल का हम मांगेंगे जवाब। जो महिला सीएमओ है उसी से आप उलझ पड़े। महिलाओं के विकास की जिम्मेदारी है, महिलाओं से ही आप उलझ रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए हमारा खास कार्यक्रम चक्रव्यूह हर शनिवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे और सोमवार दोपहर 12:30 बजे ईटीवी हरियाणा के संपादक मुकेश राजपूत के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। तो धान की फसल में कीट एवं रोगों के प्रबंधन की क्रमवार श्रृंखला में कल आपने धान में लगने वाले कीट और रोगों की पहचान और इनसे होने वाली हानि के बारे में जाना, और आज हम आपको इसके प्रबंधन की विभिन्न विधियों के अंतर्गत सस्य क्रिया प्रबंधन के बारे में बताएंगे। पर्यावरण मित्रवत समेकित नाशी जीव प्रबंधन। आइए अब बात करते हैं समेकित नाशी जीव प्रबंधन में अपनाई जाने वाली विधि। समेकित नाशी जीव प्रबंधन के अंतर्गत 4 विधियां हैं, वो इस प्रकार हैं: शस्य क्रिया, यांत्रिक नियंत्रण, जैविक नियंत्रण और रासायनिक नियंत्रण। सबसे पहले हम बात करते हैं कृषिगत शस्य क्रियाएं के प्रबंधन के बारे में, जिसमें परंपरागत अपनाए जाने वाले कृषि क्रियाओं में थोड़ा परिवर्तन करके कीटों के आक्रमण को कम किया जा सकता है, जो कि समेकित जीवनाशी प्रबंधन का प्रमुख आधार है। इस महत्वपूर्ण क्रिया को यदि नकारा गया तो आप कितनी भी मेहनत करेंगे वो परिणाम शून्य ही होता है। किस्मों का चयन।
फसल से ज्यादा उत्पादन लेने के लिए यह महत्वपूर्ण विधि है। विभिन्न क्षेत्र में कभी कभी एक ही प्रकार के कीट या रोगों का प्रकोप होता है, तो कीट एवं रोग के प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना सबसे मुख्य बिंदु है। प्रत्येक साल खेत की ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करना जरूरी है। ऐसा करने पर भूमि के अंदर कीड़े एवं सुंडियां या खरपतवार पर आश्रय करने वाले कीट या अंडे सूर्य की गर्मी के कारण या चिड़ियों द्वारा चुग लिए जाने से अधिकांश नष्ट हो जाते हैं और कीट संतति तथा रोग कीट को आश्रय देने वाले खरपतवार भी शुरुआती अवस्था में नष्ट हो जाते हैं। कदवा करते समय खेतों के चारों ओर से बने मेड़ को कुदाल की सहायता से छटाई कर दें। ऐसा करने पर अंडे समूह कीट रोग को आश्रय देने वाले खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। बीज अच्छा है तो पौधे भी स्वस्थ होते हैं। आपके द्वारा उगाए गए धान की फसल से उत्पादित बीज व्यवहार न करके स्वस्थ बीज उत्पादन करने के लिए अलग से खेती करें। स्वस्थ पौध से बीज एकत्रित करने के बाद बीजोपचार करना जरूरी है। कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में 1 किलोग्राम बीज को उपचारित करने से फफूंद जनित रोग जैसे झोंका रोग, आवरण झुलसा रोग को रोका जा सकता है। इतना ही नहीं, कंडवा रोग के फफूंद को नष्ट करने के लिए बीज को नमक पानी में उपचार करके बुआई करें। इसके लिए पहले पानी के ऊपर आए बीज को निकालकर 80 ग्राम नमक प्रति लीटर पानी में मिलाकर घोल तैयार कर लें। 5 किलोग्राम बीज के लिए 20 लीटर नमक घोल की जरूरत होती है। अनुशंसित दूरी पर पौध का रोपण करना चाहिए। लंबी अवधि वाली फसल को 15 गुणे 20 सेंटीमीटर यानी 36 पौध प्रति वर्ग मीटर, मध्यम अवधि वाली फसल को 15 गुणे 15 सेंटीमीटर यानी 44 पौध प्रति वर्ग मीटर, अल्प अवधि वाली फसल को 15 गुणे 10 सेंटीमीटर पर पौध रोपण करने से पौध की संख्या बरकरार रहती है और हवा प्रकाश पौध को मिलने से पौध की बढ़वार अच्छी होती है। साथ ही साथ कीट एवं रोगों का प्रकोप भी कम होता है। 4 से 6 पत्ती अवस्था वाली पौध को समय पर रोपाई संपन्न करने से ज्यादा कल्ले निकलते हैं। यदि अधिक अवधि वाले पौधे का रोपण या देरी से रोपाई किया तो पौधों में कम कल्ले निकलते हैं तथा गौलमिच और पत्ती मोड़क कीट का प्रकोप जल्दी आ जाता है। फसलों में उत्तर पूर्व दिशा में प्रत्येक 2 मीटर की दूरी के बाद 30 सेंटीमीटर चौड़ाई पर खाली कतार छोड़ने से हवा और प्रकाश का आवागमन अच्छा होता है तथा फसल निरीक्षण के साथ साथ उर्वरक, फसल सुरक्षा जैसी प्रबंधनों को करने में सुविधा होती है। भूरा फुदका एवं सफेद फुदका के प्रकोप वाले क्षेत्रों में 2 या 3 मीटर के बाद 1-2 खाली कतार छोड़ने पर नमी में कुछ कमी होती है, जिससे सूरज की रोशनी पौधे के गुच्छे के निचली सतह तक पहुंचने से भूरे फुदके को छिपने की जगह नहीं मिलती। कृषि संस्तुतियों एवं मिट्टी के जांच के आधार पर रासायनिक खादों का प्रयोग करना उपयुक्त रहता है तथा किसान भाइयों को अंधाधुंध रासायनिक खादों का प्रयोग करना बंद करना होगा तथा कार्बनिक खादों का ज्यादा प्रयोग कर समेकित उर्वरक प्रबंधन अपनाना होगा। क्योंकि ज्यादातर किसानों द्वारा धान की खेत में अनुशंसित मात्रा से ज्यादा नत्रजन उर्वरकों के प्रयोग से फसल में ज्यादा हरापन के कारण कीट ज्यादा आकर्षित होते हैं। इसलिए नत्रजन का प्रयोग एक बार में अत्यधिक मात्रा में प्रयोग न करके 3 से 4 बार में बांटकर प्रयोग करना चाहिए। यूरिया को नीम केक में मिलाकर
प्रयोग करने से नत्रजन फसलों को धीरे धीरे प्राप्त होता है तथा पोटाश उर्वरक की अनदेखी नहीं करके फसलों को जरूर देनी चाहिए, जिससे कि फसलों में कीट प्रतिरोधी क्षमता बढ़ जाती है। भूमि की सतह से फसलों की कटाई करने से फसल अवशेष तथा भूमि पर रहने वाला तना छेदक, कटुआ, इल्ली इत्यादि कीटों के अंडे, प्यूपा तथा रोगों के बीजाणु को नष्ट कर सकते हैं। प्रत्येक साल धान के बाद धान की खेती करने वाले खेतों में रोग व कीटों का प्रकोप अत्यधिक एवं स्थायी रूप से होता है। इसको रोकने के लिए फसल चक्र अपनाने से रोग एवं कीटों को रोकने हेतु दीवार का काम करता है, जो कि रोग कीट नियंत्रण हेतु एक अच्छा स्रोत है। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं आपके लिए, लेकिन यहाँ पर एक बहुत छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकेंगे। जल्द होंगे हाजिर। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कीट वैज्ञानिक सफेद मक्खी को साधारण कीट के रूप में देखते हैं। उन्होंने इस कीट के बारे में बताया कि सफेद मक्खी आमतौर पर अगस्त माह के आरंभ में आती है, लेकिन पिछले कुछ सालों से कम बारिश के चलते यह समय से पहले आ रही है। मच्छर जैसी दिखने वाली सफेद मक्खी का जीवन काल केवल 20 से 22 दिनों का होता है। सफेद मक्खी अंडा बनने के बाद 4 दिन में निम्स निकल आता है और 11वें दिन में वह प्यूपा बन जाता है और प्यूपा में से 5वें दिन में युवा सफेद मक्खी बन जाती है और 48 घंटे में ये मक्खी अपने 70% अंडे दे देती है। सफेद मक्खी पत्तों के नीचे चिपके रहती है। ये लगातार अपने शरीर से चिपचिपा पदार्थ निकालती रहती है। इससे फंगस पत्तों में फैल जाता है और पत्तों पर कालापन छा जाता है। इससे पौधा अपना भोजन नहीं बना पाता है और पौधा पूरे रूप से नष्ट हो जाता है। कीट विशेषज्ञों का कहना है कि किसानों को सफेद मक्खी से निजात पाने के लिए नीम से बने कीटनाशक का प्रयोग करें। पहले छिड़काव के 5 दिन बाद फिर से स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि 5 दिन में प्यूपा से फिर से प्रौढ़ मक्खी निकल आती है। किसानों को कीटनाशक का छिड़काव करते समय एक पौधे पर करीब 2.5 लीटर पानी का प्रयोग करना चाहिए, ताकि प्रत्येक पत्ते पर कीटनाशक नीचे तक जा सके। यदि नीम की दवा के बाद भी खेत में सफेद मक्खी दिखाई दे तो डाइमेथोएट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सफेद मक्खी का प्रकोप वर्तमान समय में बुआई लेट हुई फसल, कम खाद और कम पानी वाली कपास की पैदावार पर देखने को मिल रहा है। सफेद मक्खी की शुरुआत पौधे के जमीन से निकलने के बाद हो जाती है। सफेद मक्खी के लिए 3 परजीवी हैं, लेकिन ये परजीवी अगस्त माह में आते हैं, इसलिए किसानों को नीम की कीटनाशक करने की सलाह दी जाती है, ताकि सफेद मक्खी से निजात मिल सके
और उसके परजीवी भी मरे। कीट विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार अनुमान है कि बारिश कम होगी, ऐसे में सफेद मक्खी का प्रकोप काफी देखने को मिलेगा। किसान भाइयों से बार बार कहा जा रहा है कि सफेद मक्खी से बचने के लिए महंगी दवाओं के स्थान पर केवल नीम पर आधारित दवाओं का ही प्रयोग करें। प्रकोप ज्यादा हो तो थायोमिथाक्साम 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर और इमिडाक्लोपिड 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें। तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के बढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार से है। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। धान की फसल में कीट रोगों का नियंत्रण भाग 5। अधिक उत्पाद प्राप्त करने के लिए मूली की बुआई विधि पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बहुत ही उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं और हमारा पता है प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और हमारा ईमेल एड्रेस है annadaata.hr.hp@ofetv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में संपर्क भी कर सकते हैं। और फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा हिमाचल प्रदेश खबर।